जी नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को। और दोस्तों, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे और ये वीडियो भी जो है वो उसी प्लेलिस्ट में जाने वाला है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मतलब एक सीक्वेंस वाइज में आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि पुराने एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर था प्राथमिक क्रियाएं वो आपको अध्याय 5 में यानी कि चैप्टर संख्या 5 में पढ़ना था। लेकिन फिलहाल नए एनसीईआरटी में जब से आपके चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं तब से ये आपका चैप्टर 5 जो था वो चैप्टर 4 में आ चुका है। यानी कि अब हम लोग को प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर 4 में पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर चैप्टर 5 सर्च करने से आ रहा है। तो देखिए, अभी नए एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है तो आपको नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग अपने सवालों की ओर रुख करते हैं और सवाल संख्या फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। बड़ा अच्छा सवाल है और ये एनसीईआरटी का सवाल है। मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी चैप्टर्स कराता हूं तो उसमें एनसीईआरटी और प्लस में जो इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन मुझे लगते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं उन सभी सवालों को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं, उसमें समाहित कर देता हूं। तो देखिए, पहला जो अभी सवाल आपके समक्ष है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। मतलब सवाल है कि वैसी कृषि जो बाजारीय होती है वो नगर के समीप ही क्यों की जाती है। देखिए, जनरली बाजारीय सब्जी कृषि कहा गया मतलब इसमें सब्जी की खेती होती है। और आपको पता है कि सब्जी जो है दोस्तों, अगर पेड़ से तोड़ लिया जाए और पेड़ से तोड़ने के बाद अगर बहुत ज़्यादा दिन तक हम लोग रखेंगे तो वो खराब होगा ना जी। या ट्रांसपोर्टेशन मतलब नगर में भेजा जाए, नगर में भेजने के लिए अगर हमें ज़्यादा दिन का समय लग जाए तो वो तो खराब हो जाएगा और खराब होने पे जितना पूंजी लगा है उतना भी हम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो बाजारीय सब्जी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। तो अब आप इसका रफ आइडिया लगा सकते हैं या चैप्टर्स को पढ़ाते समय भी मैं बताया था कि देखिए, नगरीय क्षेत्रों में क्या होते हैं तो जनसंख्या की अधिकता होती है और वहां पे जनसंख्या की अधिकता के कारण सब्जी की मांग भी अधिक होती है। नगर में जनसंख्या ज्यादा होते हैं, जैसे गांव की अपेक्षा नगर में तो जनसंख्या ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि जनसंख्या की अधिकता होने के कारण सब्जी की मांग भी अधिक होती है और बृहद बाजार भी उपलब्ध होते हैं, वहां बड़े बड़े बाजार भी होते हैं। तो यही सवाल है आपका कि बाजारीय सब्जी कृषि को नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों किया जाता है। तो कहता है कि बाजारीय सब्जी कृषि को ट्रक कृषि भी कहते हैं, इसके ऊपर भी आते हैं। इसके नगरीय क्षेत्रों के समीप किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं। कुछ यहाँ पे कारण मैंने आपको दिए हैं और यहाँ से आप सीखिए कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप गाइड में देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो आपको कदापि नहीं ऐसे आंसर देखने के लिए मिलेंगे। आपको किस प्रकार से आंसर मिलेगा, डायरेक्ट एक लाइन या 2 लाइन में बनाकर लिख दिया गया रहेगा। लेकिन मैं आपके समक्ष जो भी आंसर लेकर आता हूँ उसको पॉइंट वाइज डील करने का प्रयास करता हूँ ताकि चीजें जो है आपको समझ में आए। और ऐसे जब आप चीजों को लिखिएगा, देखिए मैंने जब ऐसे चीजों को लिखा तब आपको भी लग रहा हो कि नहीं सर इन चीजों को तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि ये तोड़ तोड़ कर है, एक एक पॉइंट वाइज है। तो इसी तरह से जो आपके एग्जामिनर होते हैं, कॉपी जो चेक करते हैं, उनके समक्ष जब इस तरह की कॉपियां जाती हैं तो उनको क्या होता है, मतलब चेक करने में उनको अच्छा लगता है और चीजों को वो पढ़ते हैं और पढ़कर आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लिखने का भी तरीका सीखना होगा मेरे आंसर लिखने के तरीकों से, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बाजारीय सब्जी कृषि जो होती है वो नगर के समीप ही क्यों किया जाता है, मतलब नगर के आसपास में ही जो बाजारीय सब्जी कृषि होती है वो क्यों की जाती है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर है कि सर बाजारीय सब्जी कृषि को ही हम लोग ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं। क्यों सर इसका ट्रक कृषि क्यों नाम दिया गया। देखिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका ट्रक कृषि इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि एक ऐसी खेती होती है जो कि एक रात में ही मतलब जहां पे खेती हुई वहां से नगर तक इसका मतलब दूरी तय कर लिया जाता है। एक ही रात में ट्रक के द्वारा दूरी तय कर लिया जाता है। जैसे सब्जी अगर रात में मतलब टूटा है, शाम में टूटा है तो उसको सुबह होते होते तक नगर के बाजार में पहुंचा देना है, इसलिए इसको ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं कि आखिरकार भाई बाजारीय जो सब्जी कृषि होती है वो नगर के समीप ही क्यों की जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है तो थोड़ा मैं इस पर इफर्ट ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो देखिए, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की अधिकता के कारण सब्जी की मांग अधिक होती है और बृहद बाजार भी क्या होते हैं तो उपलब्ध होते हैं।
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बाजारीय सब्जी कृषि जो है वो नगर के समीप की जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण क्या कि ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, है ना जी। मतलब नगर में, शहर में तो ज्यादा पैसे वाले लोग ही न रहते हैं। गरीबों के लिए शहर है क्या? नहीं है भाई, गरीबों के लिए बिल्कुल शहर नहीं है, शहर अमीरों के लिए ही है। तो नगर में क्या होता है कि ऊंची आय वाले, मतलब जिनके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग सब्जी का अच्छा एक रेट भी दे देते हैं। गाँव में जाइएगा तो 10 रुपये भिंडी मिलेगा, लेकिन वही अगर पटना में चले जाइए या बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो वही भिंडी आपको 30 रुपये भी, 35 रुपये किलो भी मिल सकते हैं। अब तो कोई चीज़ किलो में के भाव से मिलवे नहीं करता है जी। कोई चीज़ लेने जाइएगा, कोई भी आप सब्जी उब्जी लेने जाइए तो आपको वहां पे जाइएगा तो बोलेगा कि 1.25 किलो, 1.25 किलो, ऐसे बोलेगा, ठीक है। मतलब सीधा हिसाब बताएगा नहीं ना कि आप सीधा ले सकें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं चल भाई 20 रुपया का 1.25 किलो है तो 20 रुपया का 1.25 किलो लेते हैं। तो ऐसी चीजें हो गई है। देखिए, ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। दूसरा रीजन ये भी है। तीसरा रीजन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा के कारण सब्जियां आसानी से खपत केंद्रों पर भेजी जा सकती है। वही बात है, ट्रक कृषि का नाम इसलिए दिया गया इसको। पूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता के कारण सब्जी की कीमत उच्च होती है। मतलब शहर में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे पूर्ति, जितना लोगों को भरपाई होना चाहिए उससे ज़्यादा क्या है वहाँ की मांग है। तो अगर मांग ज़्यादा बढ़ेगा तो सिंपल सा बात है कि कीमत बढ़ेगा जी। अगर मान लीजिए कि अगर अभी मेरा डिमांड पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वैल्यू भी बढ़ेंगे ना। तो ये बातें कही जाती है किसी भी चीज़ का। अगर देखिए मार्केट में मांग बढ़ता है, अगर चीनी का मांग बढ़ गया, डिमांड मार्केट में बढ़ गया, तो सिंपल सा बात है कि उसका दाम भी क्या होगा, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही कहता है कि पूर्ति की तुलना में मांग की अधिकता के कारण सब्जी की कीमत भी उच्च होती है। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था कि आखिरकार भाई बाजारीय सब्जी कृषि जो होती है वो नगर के समीप ही क्यों की जाती है। तो सर इसके कुछ आपने कारण बताएं। क्योंकि नगर में जो होते हैं ऊंचे आय वाले लोग होते हैं तो इससे सब्जी की कीमत अच्छी मिल जाती है। नगर में सर जितना खपत है उससे मतलब ज़्यादा वहाँ का डिमांड है, मतलब लोगों का डिमांड ज़्यादा है सर, और चूंकि वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है कि मतलब पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तीसरा कारण ये है सर कि देखिए नगर में जनसंख्या भी ज़्यादा है और इससे सब्जी की मांग भी बढ़ जाती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि बाजारीय सब्जी कृषि जो होती है वो नगर के समीप इन्हीं कारणों की वजह से की जाती है। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लिखवा भी दिया है। तो सवाल है कि विस्तृत पैमाने पर, देखिए समझिए सवाल अगर आप जैसे ही समझ लेते हैं ना तो आपके 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं भाई। तो विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है प्रशिक्षकों, जिसको अंग्रेजी में आप आइस बॉक्स भी कह सकते हैं, या आप ऐसे अपनी भाषा में फ्रीज नहीं होता है रेफ्रिजरेटर, तो आप इस तरह से उसको समझ सकते हैं। मतलब जो जैसे सब्जी पहले खराब उराब हो जाता था, जब से हमारे यहाँ फ्रीज रेफ्रिजरेटर आया है तो वो कुछ दिन तक, ज़्यादा दिन तक टिक जाता है। कोल्ड स्टोर बनाए गए जहाँ पे सब्जियों को समाहित करके एक जगह रख के कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि सब्जियाँ खराब ना हो। तो वही कहता है कि देखिए विस्तृत पैमाने पर जो डेयरी कृषि था, डेयरी कृषि जनरली किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो जो डेयरी कृषि था इसका विकास करा है कि बड़े पैमाने पर, विस्तृत का मतलब बड़ा, तो करा है कि बड़े पैमाने पर जो डेयरी कृषि मतलब दूध वाली जो खेती थी इसका विकास यातायात के साधन, जब यातायात के साधन बढ़े, या आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षकों मतलब आइस बॉक्स यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ऐसे आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया ना जो चीजें मतलब वस्तुओं को खराब होने से बचाए, जैसे एग्जांपल में रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, फ्रीज ले लीजिए, तो उसी तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों संभव हो सका, वो तो कहता है कि बताइए डेयरी कृषि जो है आखिरकार प्रशिक्षकों को आने से या आपके यातायात के साधन अच्छा होने से क्यों ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई। तो भाई हम लोग सिंपल सा बात है जानते हैं कि डेयरी कृषि दूध से संबंधित है, और दूध को अगर हम लोग यातायात का अगर अच्छा साधन न मिल पाए तो दूध क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। दूध से जितनी भी बनने वाली प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और जैसे ही प्रशिक्षक आया तो कुछ दिनों तक क्या होता है, उसको पाश्चुरीकरण के द्वारा, आपने पाश्चराइजेशन पढ़ा है ना, तो पाश्चुरीकरण के द्वारा भी उसको आप कुछ दिन तक अच्छा करके रख सकते हैं, कुछ दिन तक उसको बचा सकते हैं। तो यही बातें कही जाती है कि डेयरी कृषि में दूध एवं दूध से संबंधित उत्पादों को जल्दी खराब होने का खतरा रहता है।
देखिए है ना, डेयरी कृषि में क्या होता है, दूध से बने हुए दूध होते हैं या तो दूध से बने हुए उत्पाद होते हैं और इनको जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। तो अगर विकसित आपके यातायात रहेंगे तो विकसित यातायात के कारण क्या होगा कि इन चीजों को सही समय पर नगर एवं औद्योगिक केंद्रों पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यातायात के साधन का जब विकास हुआ तब जाके डेयरी कृषि का भी ज्यादातर विकास हुआ, ये आप समझ लीजिए। तो विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों पे ही डिपेंड क्यों करता है, तो आपने इसका रीजन समझा, क्योंकि जो डेयरी कृषि के जो उत्पाद होते हैं वो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, इसलिए इसमें यातायात जो होता है वो अपना एक अहम भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ बात आई है प्रशीतकों की, तो प्रशीतकों का उपयोग एवं पास्त्रीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है ना। अगर आप आइस बॉक्स में इन चीजों को रखेंगे, जाते हैं दूध लेने तो आप देखते हैं आइस बॉक्स में रखा रहता है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि आखिरकार प्रशीतकों के विकास से, यातायात के साधन के अच्छा होने से क्यों डेयरी कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हो पाया, तो भाई इसके यही सारे कारण थे। क्लियर, तो इन चीजों को समझिए। अगला देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो आप समझिए कि सर स्थानांतरित कृषि कहते किसको हैं। तो स्थानांतरित कृषि, ऐसे मैंने चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था उस समय पढ़ाया था, लेकिन फिलहाल स्थानांतरित कृषि के ऊपर इधर भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो पहले मैं आपको स्थानांतरित कृषि ही समझा दूँ, तब जाके चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो रोपण कृषि है, स्थानांतरित कृषि। देखिए पहले क्वेश्चन 5 को समझ लीजिए, तब आपको वहां पे चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि देखिए चीजें समझानी है आपको, ऐसा नहीं कि भगा भगा देना है, तो चीजें जो है वो आपको समझ समझ कर पढ़ना है। तो देखिए पहली बात तो है कि जो बच्चे पढ़ लिए हैं चैप्टर, बहुत अच्छा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो सर कहता है सर कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं या किस भाग में पाई जाती है, क्योंकि सवाल पूछा है कि बताइए स्थानांतरित कृषि जो है वो आपके, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल को मैं रिलेट कर रहा हूँ। तीसरा नंबर सवाल आपका पूछा था कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है, तो इसका पहले हम लोग 5वें नंबर सवाल को करके और इसको पहले समझते हैं, तब आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले तो स्थानांतरित कृषि कहते किसको हैं सर, तो सर जैसे ही हमारी जो मानव सभ्यता हुई, वो मानव सभ्यता एक जगह रहकर अपना गुजर बसर करने लगा, तो उसने खेती करना प्रारंभ किया और खेती से ही एक जगह रहना संभव हो पाया। अगर मनुष्य खेती करना ना सीखता तो क्या वो एक जगह रह सकता था, नहीं, सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि खाने के लिए भाई चीज़ों पे पहले लोग किस पे आश्रित रहते थे, कंदमूल फलों पे, कच्चे जो फल होते थे उसी पे लोगों का मतलब निर्भर होना था, लोगों की निर्भरता उसी पर थी, मतलब अगर वो मिलेगा तो खाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इधर से उधर घूमेंगे, जहाँ मिल गया वहाँ खाएंगे, वहीं रहेंगे। तो जब लोगों का एक प्रॉपर सेटलमेंट हुआ तो लोगों ने खेती करना शुरू किया, तो ये खेती की सबसे पुरानी पद्धति में से एक पद्धति है और कहा जाता है इसको स्थानांतरित कृषि, और इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्लैश एंड बर्न कृषि, कर्तन और दहन कृषि के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो किसान जनरली होते थे वो खेती करके वो भूमि की उपजाऊता के लिए उसको क्या करते थे, जला देते थे। ठीक है, मतलब जो पुआल उवाल होता है उसको जलाकर उसकी फिर से उर्वरता में, मतलब उसकी उर्वरता आने में के लिए उसका इंतजार करते थे। और जनरली किसान जो होते थे ना वो मतलब खेती करते थे और एक फील्ड पे 2 साल 3 साल खेती किए फिर दूसरे फील्ड पे करते थे, क्योंकि उसकी उपजाऊता जो होती थी वो कम हो जाती थी। तो फिलहाल देखिए कहता है कि कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने व अपने परिवार के भरण पोषण यानी केवल निर्वहन के लिए उत्पादन करता है, इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते हैं। जो आदिम कालीन लोग होते थे वो अपने निर्वाह के लिए प्राचीनतम रूप से इस कृषि का उपयोग करते थे, और इसी को स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, जिसमें खेत अस्थाई नहीं होते, मतलब खेत अस्थाई होता है। कैसे अस्थाई होता है सर, मैंने आपको बताया कि यह कृषि की जो पद्धति है इसमें किसान एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ करता है, खेत की उपजाऊपन समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर भूमि का अन्य भाग कृषि हेतु तैयार करता है। मतलब अगर एक भूमि की उर्वरता जब खत्म हो जाती है तो फिर वनों को काटकर अन्य भूमि को उपजाऊ के लिए, मतलब भोजन को खेती करने के लिए क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं। फिर कहता है कि औजार भी इसमें पारंपरिक होते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली और फावड़े। तो लकड़ी, कुदाली और फावड़े से क्या ही हो जाएगा, पुराने टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, तो लोग इसका उपयोग करते थे। क्षेत्र इसका कौन कौन से है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं, जैसे अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण व मध्य अमेरिका का, दक्षिण पूर्वी एशिया,
भारत में इसको इसके देखिए अन्य बहुत सारे नाम हैं। तो भारत में इसको, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, और अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग और ब्राजील में रोका। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात, तो इसको इस नाम से जाना जाता है। तो आपने प्रॉपर तरीके से क्या देखा कि स्थानांतरणशील कृषि में क्या होता है कि किसान जो है केवल निर्वहन के लिए इस खेती को करते हैं, और इसमें बहुत सारे मतलब आपके डिमेरिट भी हैं कि आप एक बार खेती कर लीजिएगा तो उसकी उपजाऊता जो होती है कम हो जाती है, तो फिर किसान को नए क्षेत्र पर जाकर खेती करना होता है। तो पुराने टाइम में तो क्षेत्र बहुत सारे थे, बहुत सारे क्षेत्र थे ना, अब तो क्षेत्र की कमी हो गई। क्षेत्र करने का मतलब खेत है, तो अब तो खेत की कमी हो गई है। तो पहले खेत बहुत सारे थे तो लोग वनों को काटकर फिर से वहां पे उपजाऊ उसको बनाकर, और मतलब उपजाऊता तो रहती ही थी, वहां पे खेती कर लेते थे। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम लोग स्थानांतरणशील कृषि को करें तो क्या ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा है? नहीं। तो सवाल भी इसी तरह से पूछा कि आखिरकार बताइए स्थानांतरणशील कृषि जो है उसका जो भविष्य है वो क्यों अच्छा नहीं है। देखिए यही सवाल था कि स्थानांतरित कृषि जो है इसका भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है, एनसीईआरटी का यह सवाल है। तो कहता है देखिए कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि, देखिए सवालों को कैसे आंसर लिखा गया जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे आंसर आपको नहीं मिलेंगे भाई, आपको ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे। आप गाइड में खोजिए कहीं पे भी, मैं आपको इस तरह से बनाकर लाता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, सब अपना लैंग्वेज होता है। तो देखिए इस प्रकार की कृषि में बोए गए खेत बहुत छोटे एवं अस्थायी होते हैं। देखिए अस्थायी कहने का मतलब अस्थायी नहीं होते हैं। इसमें खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है, ज्यादा मात्रा में हो नहीं पाएगी। कुछ समय खेती करने के पश्चात मिट्टी की उपजाऊपन भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कृषि की सबसे बड़ी समस्या भूमि की उर्वरता में कमी का होना है। तो दीज आर द मेन रीजन, दीज आर द मेन पॉइंट्स जो ये दर्शाता है कि स्थानांतरित कृषि का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। पहली बात तो कि इसमें पुराने औजारों का प्रयोग होता है, दूसरी बात की जो होते हैं उसकी उपजाऊता कम हो जाती है, प्लस में कि हर बार हमें खेती करने के लिए नए नए भूमि का चयन करना पड़ता है। इन सभी कारणों की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि की जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। चीजें समझ में आई आपको? समझ गए? तो स्थानांतरणशील कृषि के भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है तो आपको ऐसे समझना होगा। क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आएगा। मैंने बखूबी बहुत अपना एफर्ट्स लगा के चैप्टर को पढ़ाया है, तो आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अवश्य चैप्टर्स को जरूर पढ़िए। 2x मोड में पढ़िए, 1.5x मोड में पढ़िए, समय नहीं है फिर भी लेकिन पढ़िए। एग्जाम के टाइम में तो सब रामबाण साबित होने वाला है। तो मैं फ्री में पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा, और हो सकता है कि यूट्यूब पे आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मतलब मेरे से अच्छा आपको। देखिए कहा जाता है ना कि बहुत सारे मतलब चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, लेकिन जिससे आपको समझ में आता है ना आप उनसे पढ़िए, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। चीजें अगर आपको जिनसे समझ में आ रही है आप उनसे पढ़िए। चलिए देखिएगा चौथा नंबर सवाल, एक बार चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या चीजें आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, देखिए चलवासी पशुचारण आपको जनरली पशुचारण जो होता था, जब मतलब लोग होते थे, व्यक्ति जो थे वो मतलब जब मवेशियों को पालना शुरू किए तो उनको चढ़ाना शुरू किए। तो चढ़ाना जब शुरू किए थे तो उसमें दो तरह के आपके हो गए, एक चलवासी पशुचारण हो गया, एक वाणिज्य पशुधन पालन। जनरली जो चलवासी पशुचारण होता है ये जो होता है वो मतलब कह सकते हैं आप कि इसमें 2-3 तरह के आप पशुओं को पाल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि भेड़ भी लोग पालते हैं, बकरी भी पाल लेते हैं और उसको साथ में चढ़ाते रहते हैं। चढ़ाना हो गया एक तरह से, जैसे जो भी क्षेत्र है, जो भी खेत है वहाँ पे घास फूस उपलब्ध है तो वहाँ पे आप ले गए, खुला छोड़े हुए हैं, वो सब चल रहा है, खा रहा है, इसको चलवासी कहें। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब वाणिज्य का मतलब ही होता है कॉमर्स, मतलब पैसे के लिए करना, मतलब आपका एम ही है, शुरू से ही आपका लक्ष्य है कि हमें इससे क्या करना है, आय की प्राप्ति करनी है, पैसे कमाने हैं। तो इसमें जनरली एक तरह के ही उत्पादों पे, मतलब एक तरह के ही पशुओं पे क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। क्लियर? तो एक तरह के ही पशुओं पे या जो भी आप पशु पे ध्यान दिया जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। तो देख लेते हैं इसके क्या डिफरेंशिएट है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने डिफरेंशिएट इसलिए लाया है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मान लीजिए अगर पूछे केवल कि चलवासी पशुचारण से क्या समझते हैं तो इधर वाले पॉइंट को लिख दीजिएगा, अगर पूछे वाणिज्य पशुधन पालन से क्या समझते हैं तो इधर वाले पॉइंट को लिख दीजिएगा। तो इसीलिए मेरा मकसद था, अब हर बार लाते रहते कि चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, फिर उसका आंसर करवाते, फिर वाणिज्य पशुधन पालन क्या है उसका आंसर कराते, फिर लिखते कि चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। तो चीजें मुझे लगता है कि वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा होता है, आप लोगों को भी थोड़ा ना थोड़ा तो
खराब लगता ही लगता कि सर एक ही बात को 2-3 बार घुमा फिरा के लाए हैं। तो आप लोग इतना माइंड लगाइए कि अगर एग्जाम में सवाल पूछे चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, या पूछ दे वाणिज्य पशुधन पालन से आप क्या समझते हैं, तो चीज़ों को कैसे लिखना है। अगर चलवासी पूछे तो इधर का लिखिए, वाणिज्य पशुधन पालन लिखे तो इधर का लिखिए। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना बात जो मैं समझा रहा हूं आपको, तो ये समझिए। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है सर? तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, वही हो गया चराना हो गया। दूसरा, यह पूंजी प्रधान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है, मतलब इसमें कोई पूंजी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो भी आपके पशु होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से ही पाला जाता है। अगर वाणिज्य पशुधन पालन की बात करें तो वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, मतलब उनके चारे की व्यवस्था खरीद कर या जैसे भी हो इस तरह से इनकी व्यवस्था की जाती है। और चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। अब इसमें तो पूंजी लगेगा ना जी, चारे का व्यवस्था भी करना है, सब चीज करना है। तो जनरली वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही तरह के पशुओं पे ध्यान दिया जाता है और इनके लिए क्या किया जाता है कि खाने पीने का जो भी सुविधा है वो स्थानीय जगह पे ही उपलब्ध करा दिया जाता है, जहां उनको फार्म में रखा जाता है वहीं पे भी उपलब्ध करा दिया जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि चलवासी पशुचारण में तीसरा पॉइंट है कि पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल भी नहीं की जाती है, ये चलवासी में हो गया। हमारे यहाँ भी भैंस उस है तो चलवासी जो लोग चढ़ाते हैं नहीं देखते हैं, बहुत लोग खेत में चढ़ाते रहते हैं, उसको चढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो ज़्यादा केयर थोड़ी करते हैं। लेकिन एक हो गया कि जो मतलब घर में ही नाद दूध बना के उसी में खाना परोस रहा है, चोंकर भी दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, तो वो लोग ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये बात है, और उनका पैसा भी उन खर्च ज़्यादा होता है, व्यय भी ज़्यादा होता है। तो पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल भी नहीं की जाती है। और चलवासी में और क्या है कि चलवासी पशुचालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जैसे सहारा व एशिया मरुस्थल में आप देखिए कि लोग भेड़ भी पाल लेते हैं, बकरी भी और ऊँट भी साथ में ही पाल लेते हैं और सभी इसको साथ में चढ़ा भी लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग वाणिज्य पशुधन पालन की बात करें तो इसमें पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल भी की जाती है। अब कोई चीज़ पैसा लायक कीजिएगा तो विशेष देखभाल करवे कीजिएगा। और चौथा पॉइंट है कि इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। तो मतलब वैसे ही मतलब पशुओं को पाला जाता है जो उसके लिए बेस्ट हो। तो सिंपल सा बात है ना भाई, कोई अगर वाणिज्य के लिए अगर पशुधन पालन कर रहा है तो वो उन चीज़ों पे ध्यान देगा ही देगा कि जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। कहता है यहाँ पे 5वां पॉइंट कि यह पुरानी दुनिया तक सीमित है, मतलब ये पुरानी दुनिया के लोग ही करते हैं, जैसे उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर है नई दुनिया में प्रचलित है विश्व के, जैसे न्यूजीलैंड में हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो इन जगहों पर वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है चलवासी पशुचारण, क्या होता है वाणिज्य पशुधन पालन। वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा मेरे भाई, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, स्थानांतरित कृषि तो आपने समझ लिया कि ऐसी कृषि है जो पुरानी पद्धति पर आधारित है। इसमें किसान जो होते हैं वो खेतों को मतलब जला कर, खेतों में पुआल को जला कर जो भी प्रोडक्ट बच जाते हैं, उत्पाद बच जाते हैं, उसको जलाकर उसकी उर्वरता को कायम रखते हैं। उर्वरता समाप्त होने पर उस भूमि को छोड़कर फिर वन को काटकर अन्य भूमि को कृषि के लिए तैयार भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसमें पुराने औजार जो भी जैसे आपके लकड़ी, कुदाली, फावले का प्रयोग होता है, इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को, और इसको अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा के नाम से, इंडोनेशिया व मलेशिया में लदांग के नाम से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, 6ठा नंबर सवाल देखिए कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किसे कहते हैं, इस कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज, नाम से ही आपको पता चल रहा है, विस्तृत का मतलब विशाल होता है, वाणिज्य का मतलब आप समझ लिए कॉमर्शियल, मतलब जिससे आप पैसे प्राप्त करना चाहें। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है जी? तो कहता है कि देखिए, विस्तृत अनाज कृषि, उत्तर यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो देखिए, कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े बड़े फर्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। इसे यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को अन्य नाम अगर पूछे तो यांत्रिक कृषि यानी मशीनरी कृषि और व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार की कृषि जो है वो मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क, मतलब जहाँ पे सूखा जो है वो मतलब मिला जुला के पड़ता है, आधा सूखा हुआ पार्ट से है में की जाती है। और इस प्रकार की कृषि
के क्षेत्र हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखता है ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है या किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। तो ऐसे ऐसे सवाल बन जाते हैं आपके। जैसे यूरेशिया का स्टेपी क्षेत्र है, यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका का प्रेरित क्षेत्र है, यहाँ पर भी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी है। तो इन सभी जगहों पे क्या होता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है। और ये कैसी कृषि है, तो कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण, कम संख्या वाले प्रदेशों में मतलब जब कृषि योग्य भूमि कम रहता है, जहाँ की जनसंख्या कम है और कृषि योग्य भूमि है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि बड़े बड़े फार्मों को बनाकर विस्तृत कृषि की जाती है। और इसको यांत्रिक कृषि या व्यापारिक कृषि के नाम से भी जान सकते हैं। कौन कौन क्षेत्रों में की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि किन किन क्षेत्रों में की जाती है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे ऑब्जेक्टिव तो भर भर के बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बन जाते हैं आपके। कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए, या रोपण कृषि किसे कहते हैं, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, सबका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है भाई कि रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने वाले चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केले और अनाज की पौधे लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप रोपण कृषि के प्रमुख फसलों के नाम याद रखिए कि रोपण कृषि के प्रमुख फसल जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो रोपण कृषि के प्रमुख फसल आपके कौन है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, अनाज, केला, ये सब। इसमें खेतों का आकार जो होता है वो कृषि क्षेत्र बागान का आकार का बहुत बड़ा होता है, मतलब बागानी होता है लेकिन आकार बहुत बड़ा होता है। पूंजी भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बागान बनाया जा रहा है तो पूंजी लगेगा ना जी, तो इसमें पूंजी भी ज़्यादा होते हैं, रख रखाव के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तकनीकी व वैज्ञानिक विधि, इसमें उच्च प्रबंध, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और यह एक फसली कृषि है। एग्जाम में ऐसे भी सवाल बनते हैं, कुछ एक फसली कृषि के नाम बताइए, तो उसमें एक रोपण कृषि भी आपका आ जाएगा। यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। श्रम की बात करें तो इसमें काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। अब कॉफ़ी का या चाय की खेती करने के लिए देखिए ना आप, श्रम की आवश्यकता होगी ना, तो इसमें श्रम की भी आवश्यकता होती है। और परिवहन के साधन जो है वो लगभग मुझे लगता है कि जो भी कृषि जिससे आपको पैसे प्राप्त करने हैं उसमें परिवहन के साधन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जिसके द्वारा बागान एवं बाजार भली प्रकार से जुड़े रहते हैं। इस कृषि को यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था। मतलब जहाँ पे उन्होंने अपना अपना उपनिवेशवाद किया, वहाँ इन्होंने उस चीज़ को लागू किया। उपनिवेशवाद का मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे इनका कब्जा रहा, जहाँ जिस देश पे इनका कब्जा हुआ, तो वैसे क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंधीय थे वहाँ पर इससे जुड़े हुए रोपण कृषि को इन्होंने करने का प्रयास किया। तो रोपण कृषि क्या है भाई, तो यह एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफी, गन्ना, अनाज इस सभी की पौधे लगाई जाती है। तो जनरली इसके आप प्रोडक्ट के बारे में याद रखिए कि कौन कौन सी फसलें इसमें लगाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है दोस्त। तो मेरी सारी वीडियो जो होती है वो लिंक होती है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप बस फॉलो करते जाइए, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। अब देखिए मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताते हुए इसके प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो मिश्रित कृषि मतलब इसको अंग्रेजी में कहेंगे मिक्स फार्मिंग। मतलब कुछ ऐसी खेती होती है, जैसे बहुत सारे किसान वैसे होते हैं जो बाजरे की खेती कर रहे हैं, मक्के की खेती कर रहे हैं, गेहूँ, चावल, और साथ ही साथ मवेशी भी पाल रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं। तो उसको कहा जाता है मिश्रित कृषि। मतलब एक साथ दो तरह की कृषि करना, एक तो आपका खेती हो गया, दूसरा पशुपालन भी साथ ही साथ कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुर आय के प्रमुख स्रोत हैं। चारों की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक हैं, जैसे मक्के हो गए, ये सब आपके हो गए जिनसे चारा बनाया जा सके, जिससे कि आपका आदमी इसको भी बेच सके चारे को भी, और इससे इनका भी भरण पोषण हो जाए पशुपालन में भी। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है और इसमें बोई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूं हो गए, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि
फास्फोरस ये सब की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जैसे देखिए पूछा था ना कि प्रमुख क्षेत्र के नाम बताइए, तो जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। तो ऐसे जगहों पे मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि का मतलब हुआ कि पशुपालन के साथ साथ या खेती के साथ साथ पशुपालन को भी करना, ये मिश्रित कृषि का बेस्ट एग्जाम्पल है। और बहुत सारे आपके यहाँ पे दिए गए। गेहूं किस कृषि के अंतर्गत आएगा? मिश्रित कृषि। जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल ये सब मिश्रित कृषि के अंतर्गत ही आपके आ जाएंगे। 9 नंबर सवाल देखिएगा कि डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाई मेरे डेयरी कृषि का मतलब हुआ कि जिसमें जनरली दूध और दूध से बने उत्पादों का प्रयोग, दूध से बने उत्पाद ही इसमें बनाए जाते हैं। तो डेयरी कृषि वही है। यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पूंजी, पशुओं के लिए छप्पर, घास ये सब बनाना होता है, तो उसके लिए पूंजी भी इसमें अच्छा खासा लग जाता है। और पशुओं को चराने के लिए या दूध निकालने के लिए इसमें आदमी की भी आवश्यकता होती है, मनुष्य की भी आवश्यकता होती है, तो श्रम भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित यातायात के साधन, और यहाँ पर देखिए प्रशिक्षकों, मतलब वही प्रशिक्षकों का उपयोग तथा पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होने के कारण इन केंद्रों के निकट स्थापित किया जाता है। और यही सवाल पूछा था आपके 2nd नंबर क्वेश्चन में शायद, कि बताइए कि आखिरकार विकसित यातायात के साधन और प्रशिक्षकों के कारण ही डेयरी कृषि में विस्तृत क्यों हुआ, डेयरी कृषि का विस्तार क्यों हुआ? इनके कारण ही तो। क्योंकि दूध और दूध से बने उत्पाद जो होते हैं जल्द खराब होते हैं, और अगर यातायात के साधन अच्छे रहेंगे तो जहां पे इनको पहुंचाना है वहां जल्दी पहुंचा सकते हैं। प्रशीतक रहेंगे तो आइस बॉक्स में अगर इन चीज़ों को रखा जाए तो कुछ दिन तक ये खराब होने से भी कुछ टाइम तक ये बच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रशीतकों और विकसित यातायात के विकास के कारण जो है डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई थी। ये सवाल है। इसके बाजार की बात करें तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। और मुख्य क्षेत्र की बात करें तो विश्व में कहाँ कहाँ ऐसी कृषि की जाती है? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया में इस तरह की खेती जो है वो डेयरी कृषि की जा रही है। तो देखिए सवाल बड़े अच्छे अच्छे हैं और ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं होना है। सब चीज़ मैं आपको समझा भी रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन में भी समझाया है भाई, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या जी समझ में आ रहा है सभी को? एक बार चैट सेक्शन में लिखिए तो यस या नो। नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए बिल्कुल। और चैप्टर आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल। तो चैप्टर द्वितीय क्रिया तक अभी पढ़ा दिए हैं फिलहाल, तृतीय क्रिया जब जस्ट अब पढ़ाने वाले हैं इसके बाद ही। तो द्वितीय क्रिया और क्वेश्चन आंसर पीछे पीछे कराते जा रहे हैं, 2-2 दिन बाद कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया तक क्लियर है। अभी प्राथमिक क्रिया का ये सब्जेक्टिव चल रहा है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद द्वितीय क्रिया का शॉर्ट लॉन्ग आएगा, तृतीय क्रिया का आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन आने वाला है। तो मतलब चीज़ें जो है आपको सीक्वेंस वाइज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सभी चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए भूमध्य सागरीय कृषि विशेषता बतलाइए। तो देखिए भूमध्य सागरीय कृषि जो है ये इसमें जनरली मतलब भूमध्य जो भी होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो भी कृषि होते हैं उसको किया जाता है। तो यह कृषि जो है भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। और इसमें जनरली जो कैसे पदार्थों की खेती की जाती है, तो इसमें जनरली जो है वो खट्टे फलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है, खट्टे फलों के उत्पादन पर। और यहाँ शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में अंजीर की खेती और जैतून की खेती की जाती है। अंजीर और जैतून ये भी क्या है? तो खट्टे पदार्थ ही हैं। अंगूर की भी खेती की जाएगी क्योंकि खट्टे पदार्थों की खेती होती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि कैसी कृषि है? जहाँ पे खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति की जाती है। और जनरली आपको पता है ना, खट्टे पदार्थों का उपयोग जो है वो दारू उरू शराब उराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जो विदेश के ये सब जो लोग हैं, अमेरिका के या आपके ये सब इंग्लैंड के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूरोप के, तो ये सब क्या है? तो ये लोग शराब के थोड़े ज़्यादा पसंदीदा हैं, तो इसलिए। और इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा शराब का उत्पादन भी किया जाता है। तो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि जो है जनरली इसमें खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है, जैसे आपके अंगूर हो गए, जैतून हो गए, अंजीर हो गए, तो इन सभी पदार्थों की खेती की जाती है। इनसे क्या होता है कि मदिरा भी मतलब शराब का भी निर्माण कराया जाता है। अगला सवाल आप
11 नंबर देखिएगा कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर बताइए। तो सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में यहाँ तो अंतर पूछा है, लेकिन मान लीजिए आपसे केवल पूछे कि सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इधर वाला लिख देना है। सामूहिक कृषि से क्या समझते हैं, तो इधर वाला लिख देना है। तो ऐसे आप समझिए, इतना तो समझदार है ही हैं आप। तो देखिए सहकारी कृषि किसे कहते हैं, तो सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों का समाहित कर सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य को संपन्न करते हैं। इसमें संस्था बनाई जाती है। लेकिन सामूहिक कृषि में क्या होता है, लोग सामूहिक तौर पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। और इसमें जो होता है, देखिए सहकारी कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, मतलब इंडिविजुअल किसी का नहीं, एक समिति बना दिया गया और वही जो समिति है वो इसका निर्णय लेगी। चीज़ों को जो मार्केट में बेचना है वही उसका दाम डिसाइड करेगा कि हाँ कितने रुपए में किसको बेचना है। तो सहकारी एक तरह की संस्था है और सामूहिक जो है एक तरह का क्या है, तो एक संगठन है, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप सहकारी कृषि में ये समझिए कि सहकारी समितियां कृषकों को सभी रूपों में सहायता करती है और सहकारी समितियां अपने उत्पादों के अनुकूल शर्तों पर बेचती है। और इसकी जो खेती है वो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इस तरह की खेती इन जगहों पे की जाती है। इटली, यूरोप के देशों में सहकारी कृषि का चलन है। लेकिन अगर हम लोग यहीं सामूहिक कृषि की बात करें तो सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा पार्ट्स अपने अधीन रखते हैं ताकि वो उनके पार्ट्स में रहे। मतलब एक तरह से समूह में खेती करते हैं, मिला जुला कर। कभी किसी को वो एक चीज की कमी है तो उसको दे देना, ये करना। और इस देखिए सामूहिक कृषि है तो इसमें जो नियंत्रण है वो सरकार ही करता है। तो सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह से नियंत्रण करती है और सामूहिक कृषि में उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती भी है। रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है। हमारे यहाँ भी सामूहिक कृषि है, तो सामूहिक कृषि हमारे यहाँ भी है, लेकिन पूर्ण रूप से सामूहिक कृषि नहीं है। लेकिन रूस में जो है वो सामूहिक कृषि का ही प्रचलन है। सरकार ही दाम निर्धारित करेगा और सरकार उसको खरीदेगा भी, ठीक ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अगला देखिएगा, 12 नंबर सवाल है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि एवं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की व्याख्या करें। तो चावल प्रधान, देखिए गहन निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटा गया, एक चावल प्रधान और एक चावल रहित। तो चावल प्रधान, देखिए चावल प्रधान में चावल की प्रधानता होगी और चावल रहित में चावल की प्रधानता नहीं होगी। क्योंकि चावल के लिए पानी ज्यादा चाहिए तो इधर पानी वाले क्षेत्रों में किया जाएगा, जिधर बाढ़ उड़ाता है उधर किया जाएगा। और चावल रहित सूखा, जहाँ जिधर आपके सूखे हुए भाग रहते हैं उधर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझिएगा। तो चावल प्रधान कृषि, तो इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे होते हैं। यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्लियर, कोई बातें नहीं है, समझ ही गए होंगे। इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती है और इसके स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम आदि की फसलें बोई जाती है। अब चावल प्रधान में क्या होता है, जैसा कि इस कृषि में नाम से ही पता चलता है कि इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं है वहां इस तरह की खेती की जाती है सिंचाई करके। जैसे गेहूं, जौ, इस सब के लिए थोड़ा पानी कम चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए चावल की अपेक्षा। तो खेतों का आकार, इसमें अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है तथा खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। और इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। दोनों में भी तो सेम है भाई। और यहाँ पर चौथा देखिएगा, श्रम की अगर बात करें तो भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता है। अगर धान की खेती हुई तो आपको पता है, समझाने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा भी घर का जो होता है वो भी उस काम में संलग्न होता है। इसलिए कृषि को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सब लोग लगे रहते हैं। खेत, तो खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते हैं, किसमें, चावल रहित में। और मशीनों के स्थान पर खेती अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा होते हैं। मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु के मैदान भाग भारत में है जहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। और इसमें खाद, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर एवं खाद, हरी खाद का उपयोग करते हैं। जैसे मानसून एशिया के घने बसे प्रदेशों में क्या होती है, चावल की खेती की जाती है। तो चावल रहित और चावल मतलब प्रधान में आपका यही अंतर है। सिंपल सा था, आप ऐसे चीजों को समझ सकते हैं। 13 देखिएगा कि संसार के विभिन्न कृषि प्रदेशों का नाम लिखिए। तो ये चीजें जो है आपको याद करनी है। थोड़ा इससे ऑब्जेक्टिव के लिए ये VVI बन जाता है, लेकिन थोड़ा कष्टदायी भी है। इसलिए बस इसको 2-3 दिन आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। केवल पढ़िएगा, याद तो होने से रहा नहीं। याद करने के लिए जैसे कि देखिए आपको याद कौन कौन करना होगा, जैसे विस्तृत वाणिज्य अनाज, ये बहुत VVI है, इससे सवाल बन जाते हैं। चलवासी पशुचारण से भी सवाल बन जाएंगे, रेंडियर ये सब वाला। वाणिज्य पशुधन पालन,
आदिकाल मतलब सबसे तो सवाल बनते ही हैं जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ में किया जाता है, वाणिज्य पशुपालन कहाँ कहाँ में होता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ा दिए ना, स्टेपीज यूरेशिया के, उत्तरी अमेरिका प्रेयरीज, ये सब पढ़ाएं अभी। डेयरी कृषि वाले हैं, सहकारी कृषि कहाँ में है, पुष्पोत्पादन तो नीदरलैंड में, ये VVI है याद रखिएगा। सहकारी कृषि तो कहाँ में, डेनमार्क में की जाती है, सहकारी कृषि ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। सामूहिक कृषि कहाँ में, तो सोवियत संघ रूस में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सामूहिक कृषि तो रूस में, ठीक ना। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ कहाँ में, तो यूरोप के दक्षिणी भाग में, ट्यूनिसिया, तो ये सब कैलिफोर्निया, तो ये सब आपको याद रखना है। याद रखिएगा सहकारी कृषि के बारे में था, सहकारी कृषि ऊपर भी था। तो सहकारी कृषि जो है वो डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में की जाता है। तो यहाँ पर यही है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, तो यहाँ पर सहकारी कृषि की जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि संसार में विभिन्न कृषि प्रदेशों के नाम लिखने। तो इस तरह से मेरे भाई मैंने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने डिफ्रेंशिएट बिटवीन के जरिए सवालों को कम किया। अगर मैं चाहता तो सवाल 13 के जगह पे यहाँ 20-25 भी हो जाते हैं। लिखते कि सहकारी कृषि से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, सामूहिक कृषि क्या है, लेकिन मैंने चीज़ों को थोड़ा समराइज किया और आपको कम टाइम स्पेंड करके मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे दोस्त आप लोगों से आग्रह है कि अपने मित्रों, बंधु, भाई, सखा को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इस चैनल से, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके सपोर्ट से ही सारा चीज़ है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, किस लिए कि कुछ तो अपना भी फायदा हो। देखिए स्वार्थ सबका होता है, लेकिन हाँ एक होता है कि थोड़ा निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और एक होता है कि पूरा स्वार्थी बन के। तो मैं पूरा स्वार्थी बन के नहीं, मैंने आप लोग के लेक्चर में उपलब्ध करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब चीज़ों को अच्छे से समझ पाइए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए तो जरूर कीजिएगा भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बेहद सुखद मतलब अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट आता है तो मतलब लगता भी है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जरूर एक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। और इस तरह से हमारा और आपका ये सिलसिला है जो चलता रहेगा, और पूरा सिलेबस करने का वादा है, तो पूरा सिलेबस आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।